सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भुवनेश वंश। आज हम हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 5 के इकाई 4 के पहले कवि केदारनाथ सिंह को उनका जीवन परिचय, उनका साहित्यिक विशेषताएं तथा उनकी हमारे पाठ्यक्रम में लगी पहली कविता सुई और तागे के बीच में इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इकाई 4 केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय। केदारनाथ सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1934 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था तथा इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए तथा 1964 में पीएचडी की, जिसके बाद केदारनाथ सिंह जी ने कई कॉलेजों में पढ़ाया। तो यहीं से इनकी यात्रा शुरू हुई कवि के रूप में। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो अभी ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, और ताना बाना आदि। ताना बाना जो इनकी रचना है यह एक संग्रह है तथा केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि भी रहे हैं। आगे द्वारा जो सप्तक चलाए गए उसमें से तीसरे सप्तक के कवि हमारे केदारनाथ सिंह रहे हैं। केदारनाथ सिंह की साहित्यिक विशेषताओं की बात की जाए तो इनकी कविताओं में इनकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेज़ी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन तथा हंगेरियन आदि ये विदेशी भाषाओं में भी अनुवादित की गई हैं। आधुनिक कवि और ये लेखक हैं, कविताकार तथा इन्होंने कविता पाठ के लिए अलग अलग देशों में यात्राएं भ्रमण किया और उसी से इन्हें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी हुआ, जिसके साथ इनकी रचनाओं की, इनकी कविताओं का अलग अलग अनुवाद हुआ। इनकी कविताओं में भाषा शैली की बात की जाए तो बिंब आत्मकता पूर्ण रूप से मिलती है। साहित्य की भाषा है खड़ी बोली, उसमें इनकी रचनाएं हैं। सरल शब्दों का प्रयोग, छंदात्मकता, गीतात्मकता तथा लयात्मकता है। साथ ही साथ रस तथा अलंकारों का उचित इन्होंने प्रयोग अपनी कविताओं में केदारनाथ सिंह जी ने किया है। बहुत ही सुंदर तथा मार्मिक ढंग से यह कविता रचते हैं। तो इसी के साथ इनका हमने जीवन परिचय को संक्षिप्त रूप से हमने इनके जीवन परिचय तथा इनकी साहित्यिक विशेषताओं को जाना है। हम इनकी कविता पाठ करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे पाठ्यक्रम में इनकी इकाई 4 में 3 कविताएं लगी हुई हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी कविता है सुई और तागे के बीच में तथा दूसरी कविता है पानी की प्रार्थना तथा तीसरी कविता है अंत महज एक मुहावरा है। यह सब हमारी कविताएं रहती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी कविता पाठ सुई और तागे के बीच में। सुई और तागे के बीच में केदारनाथ सिंह। माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है। पानी गिर नहीं रहा पर गिर सकता है किसी भी समय। मुझे बाहर जाना है और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है। यह तय है कि मैं बाहर जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा, जैसे मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसका गिलास, वह सफ़ेद साड़ी जिसमें काली किनारी है। मैं एकदम भूल जाऊंगा जिसे इस समूची दुनिया में माँ और सिर्फ माँ पहनती है। उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी और मैंने देखा है कि सर्दियों जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा और झुक जाती है अपनी परछाई की तरफ। ऊन के बारे में उसके विचार बहुत सख्त हैं। मृत्यु के बारे में बेहद कोमल। पक्षियों के बारे में वह कभी कुछ नहीं कहती, हालांकि नींद में वह खुद एक पक्षी की तरह लगती है।
जब वह बहुत ज़्यादा थक जाती है तो उठा लेती है सुई और तागा। मैंने देखा है कि जब सब सो जाते हैं तो सुई चलाने वाले उसके हाथ देर रात तक समय को धीरे धीरे सिलते हैं, जैसे वह मेरा फटा हुआ कुर्ता हो। पिछले 60 वर्षों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई है माँ। हालांकि वह खुद एक करघा है जिस पर 60 बरस बुने गए हैं, धीरे धीरे, तह पर तह, खूब मोटे और गझीन और खुरदरे 60 बरस। कितनी सुंदर मार्मिक ढंग से केदारनाथ सिंह ने माँ के ऊपर इस सुंदर कविता को रचा है। इसका हम संदर्भ देखें तो सुई और तागे के बीच। यह कविता आधुनिक कवि केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। वे आगे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के कवि भी रहे हैं। प्रसंग की बात की जाए तो कविता में आधुनिक जीवन की जो विशेषताएं हैं, विवशताएं हैं, उनका चित्रण किया गया है। यहाँ पर इस कविता में कवि ने माँ का अपने बच्चे के लिए जो संपूर्ण जीवन माँ अपने बच्चे के लिए त्याग देती है, उसी को यहाँ पर केदारनाथ सिंह ने उबारा है। आगे हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं, जिसके साथ एक प्रवाह में हमारी कविता होती रहेगी। यहाँ पर केदारनाथ सिंह स्वयं को बच्चा मानते हुए, मतलब बच्चे हैं, और अपनी माँ के लिए उन्होंने ये कविता रची है कि किस तरह से इस आधुनिक जीवन में जब एक बच्चा पूरी तरह से पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाता है, उसकी नौकरी लग जाती है और वह अपने साथ साथ अपने माता पिता को, अपने बूढ़े बुज़ुर्ग माता पिता को उस गांव की मिट्टी से बाहर एक शहर में लेकर जाना चाहता है, लेकिन वह बुज़ुर्ग माता पिता अपने इस गांव की मिट्टी से अलग, इस गांव की मिट्टी से जुदा नहीं होना चाहते। तो यहीं पर इस आधुनिक जीवन की जो विवशताएं हैं, आधुनिक जीवन की जो विशेषताएं हैं, उनको यहाँ पर माँ का अपने बच्चे के लिए जो संपूर्ण जीवन त्याग देती है, उसी को यहाँ पर केदारनाथ सिंह ने उखाड़ा है। यहाँ पर बारिश के मौसम से बात हो रही है शुरू। केदारनाथ सिंह कहते हैं, माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है। पानी गिर नहीं रहा पर गिर सकता है किसी भी समय। मुझे बाहर जाना है और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है। यहाँ पर केदारनाथ सिंह कहते हैं कि माँ, जो मेरी माँ अकेलेपन में बैठी हुई है, अकेली बैठी हुई है और मन ही मन ये सोच रही है कि अभी तो बारिश, जो पानी गिर नहीं रहा, मतलब बारिश अभी हो नहीं रही, लेकिन इस तरह का मौसम बना हुआ है कि बारिश किसी भी समय हो सकती है। और उस माँ को ये भी पता है कि मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को अभी बाहर जाना है, लेकिन वह माँ चुप है क्योंकि वह अपने बच्चे को इस खराब मौसम में बाहर नहीं जाने देना चाहती। हाँ, यह तय है कि मैं बाहर जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा, जैसे मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसका गिलास, वह सफ़ेद साड़ी जिसमें काली किनारी है। मैं एकदम भूल जाऊंगा जिसे समूची दुनिया में माँ और सिर्फ मेरी माँ पहनती है। यहाँ पर इस तत्वाधान को लेकर केदारनाथ सिंह कहते हैं कि यह तो पूरी तरह से तय है कि हाँ, जब मैं बाहर काम करूँगा और काम के सिलसिले में मैं अपने घर से संबंधित हर एक विषय को भूल जाऊँगा, इसी तरह मैं भी जब बाहर जाऊँगा तो मैं माँ को पूरी तरह से भूल जाऊँगा। इतना मेरे ऊपर कार्यभार होगा। जैसे वो कहते हैं कि जैसे मैं भूल जाऊँगा माँ की दी हुई कटोरी, माँ का गिलास, माँ की पहनी हुई काले किनारी वाली सफ़ेद साड़ी, और उसी तरह से एकदम मैं भूल जाऊंगा इस पूरी दुनिया में कि मेरी माँ क्या पहनती है, कि मेरी माँ किस तरह से अभी घर पर होगी। यहाँ पर आधुनिक जीवन को इन्होंने उखाड़ा है कि किस तरह से एक माँ, जो माँ है, जब उसका पुत्र या पुत्री, उसके जो बच्चे बाहर जाते तो उसकी सारी चिंता में डूब जाती जब तक स्वयं वह घर ना लौट आए। परंतु जो बच्चे हैं उनको अपनी माँ के विषय में, अपने परिवार वालों के विषय में कुछ ज्ञात नहीं रहता। जब वह बाहर होते हैं किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती, लेकिन माँ माँ होती है।
उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी और मैंने देखा है कि सर्दियाँ जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा और झुक जाती है अपनी परछाई की तरफ। ऊन के बारे में उसके विचार बहुत सख्त है, मृत्यु के बारे में बेहद कोमल, पक्षियों के बारे में वह कभी कुछ नहीं कहती, हालांकि नींद में वह खुद एक पक्षी की तरह लगती है। यहाँ पर केदारनाथ सिंह कहते हैं कि जब कुछ समय बाद, आज से कुछ समय बाद जब सर्दियाँ आ जाएंगी, अभी तो बारिश का मौसम है, कि कुछ समय बाद जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो मैंने हर समय देखा है कि सर्दियों में मेरी माँ है वो थोड़ा और झुक जाती है, उसकी जो परछाई है वो ज़मीन पर पड़ने लग जाती है। और यह सिर्फ कहते हैं कि उसकी माँ के लिए नहीं है, यह हर एक बुज़ुर्ग आदमी का यथार्थ है कि जब भी मौसम बदलाव होता है, बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जो कमर है वो झुक जाती है और उनकी जो परछाई वो सीधी जाती है ज़मीन पर। और इसी तरह से केदारनाथ सिंह कहते हैं कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो उस समय मेरी माँ के जो विचार हैं वो और भी दृढ़ात्मक हो जाते हैं और भी सख्त हो जाते हैं। हाँ, मेरी माँ को मृत्यु से भय नहीं लगता कि वह सर्दी से मृत्यु हो जाए या किसी भी चीज़ से मृत्यु हो जाए, उससे मृत्यु से भय नहीं लगता। वह कभी कुछ नहीं कहती नींद में, कि वह नींद में कुछ नहीं कहती। मेरी माँ को पूरी तरह से पक्षियों के साथ रहकर भी, कि जब पक्षी आ जाते हैं वे बेहद कोमल है मेरी माँ, वो पक्षियों के बारे में भी इतना कुछ सोचती है कि पक्षियों को दाना दे दूँ, वो कहीं भूख ना उनको लगी हो। तो इस प्रकार से अंत में कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब मेरी माँ नींद में सोई होती है तो मालूम नहीं क्यों लेकिन मेरी माँ खुद एक पक्षी की तरह लगती है। यहाँ पर माँ को पक्षी की तरह प्रतीक के रूप में केदारनाथ सिंह ने प्रकट किया है। जब वह बहुत ज़्यादा थक जाती है तो उठा लेती है सुई और तागा। मैंने देखा है कि जब सब सो जाते हैं तो सुई चलाने वाले उसके हाथ देर रात तक समय को धीरे धीरे सिलते हैं, जैसे वह मेरा फटा हुआ कुर्ता हो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब सर्दियों में रात हो जाती तो मेरी माँ ऐसे काम करती कि अपना पूरा जीवन उसने हमारे लिए त्यागा है, हमें कपड़े सिल सिल के हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इतना काबिल बनाया है। तो जब भी आज भी वो जब भी थोड़ा सा थक जाती है और उसको अपने लिए समय मिलता है तो मेरी माँ तब भी जब सब सो जाते हैं तब स्वयं सुई और धागे से मेहनत करती है। यहाँ पर इतनी रात को काम करना मेहनत के प्रतीक से नवाजा है माँ को, और माँ का दूसरा नाम ही होता है परिश्रम। तो समय को धीरे धीरे ये सिलती हैं, ऐसा लगता है कि समय को ही धीरे धीरे सिलती है, जो इतने साल बीत गए। यहाँ पर बताया है आगे कि जैसे ऐसा लगता है कि इतने सालों से वह एक फटे हुए कुर्ते को सिल रही हो। इसी तरह आगे बताया है, पिछले 60 वर्षों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई है माँ, हालांकि वह खुद एक करगा है जिस पर 60 बरस बुने गए हैं। धीरे धीरे तह पर तह खूब मोटे और गझिन और खुरदुरे 60 बरस की इतनी मेहनत इतना परिश्रम मेरी माँ ने किया है, जिससे कि पिछले 60 बरस बीत चुके हैं। इसी सुई और धागे जो मेरी माँ सिलती हैं 60 वर्षों से यही काम है। और हालांकि वह खुद एक करघा बन चुकी है कि उसके जो 60 बरस है वो एक एक सूत करके जोड़ा गया है, एक एक साल करके जोड़ा गया है, और ये 60 बरस उसको करघे के रूप में नवाज दिया गया है। और खूब मोटे खुरदुरे ये मेरी माँ के ऊंचे नीचे जो औचित्य भरे साल बीते हैं, मेरी माँ के परिश्रम से भरे साल बीते हैं, इस आधुनिक योग की व्यवस्थाओं के आगे फीके पड़ चुके हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित सुई और तागे के बीच में एक माँ को लेकर कितनी मार्मिक ढंग से कविता को नवाजा है, रखा है। इसकी विशेष संदर्भ की बात की जाए तो माँ और बच्चे के बीच में इसमें रंगात्मक
संबंध बताए हैं। आत्मीय संबंध का उल्लेख, बिंबात्मकता, भाषा प्रभावी तथा सटीक है। शहरी और भौतिक जो जीवन की आपदाएं हैं और विडंबना है, इसमें बताया है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं माँ को पूरी तरह से भूल जाऊंगा, लेकिन माँ अभी तक मेरी चिंता में डूबी रहेंगी कि कब वह आएगा और कब मेरे सामने मेरा बेटा होगा, तब जाके सांस में सांस आएगी। तो यहाँ पर शहर और भौतिक जो जीवन है उसकी विडंबना को बताया गया है। धीरे धीरे जो बार बार शब्द प्रकट हुआ, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। करघा, जो करघा शब्द लिया गया है उसमें माँ के प्रतीक के रूप में प्रकट किया गया है और माँ की मासूमियत तथा कोमलता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से मेरी माँ मासूम है, इतनी चिंता में डूबी रहती है। उसे मालूम है कि मेरे बेटे ने बाहर जाना है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। और पक्षी के समान जब निद्रावस्था में होती तो कैसे पक्षी के समान मेरी माँ दिखाई देती है, कोमलता का वर्णन है। सहज भाषा का प्रयोग है और कवि जो हमारे केदारनाथ सिंह कवि हैं, वह जन जीवन तथा परिवार को केंद्र में रखकर ही अपनी रचनाओं को रचते हैं। जिस प्रकार से सुई और तागे के बीच में केदारनाथ सिंह ने माँ को केंद्र में रखकर, गृह स्वामिनी माँ को केंद्र में रखकर कविता को रचा है। इसी प्रकार से हमारी ये पाठ्यक्रम पूर्ण होने के रास्ते में है। तो इस प्रकार से केदारनाथ सिंह की जो 3 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हैं, हमने एक कविता को पूर्ण रूप से समाप्त किया है। तो इसी तरह मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगली कविता के साथ। धन्यवाद।